हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने एसिंक्रोनस काउंटर की स्टडी को आगे बढ़ाया था। उसमें हमने बात की थी नॉन बाइनरी रिपल काउंटर की। तो उसमें मैंने ये बताया था, अगर आपको काउंट कहीं भी रोक देना है सडनली, तो हम लोग या तो क्लियर इनपुट का यूज करते हैं या तो प्रीसेट इनपुट का। तो वहां हमने ये देखा था एसिंक्रोनस इनपुट्स का यूज करके हम लोग काउंटर में ये चीज एंश्योर कर सकते हैं कि सारी स्टेट्स इंक्लूड ना हो, 2 की पावर n स्टेट्स उसके अंदर ना बने। तो उसमें हमने ये देखा था, जब हम लोग अप काउंटर की बात कर रहे थे तो मैंने क्लियर इनपुट का यूज किया था, और डाउन काउंटर के अंदर मैंने प्रीसेट इनपुट का यूज किया था। मैंने साथ ही साथ ये बात भी बोली थी कि अगर हमारा क्लियर इनपुट दिखाया गया है काउंटर के अंदर, तो हम ये मानेंगे स्टार्टिंग काउंट होगा 0 0 0, और अगर प्रीसेट इनपुट दिखाया तो क्या मानोगे 1 1 1। ठीक है, इस पे हमने दो एग्जाम्पल देखे थे काउंटर्स के, मॉड 6 रिपल अप काउंटर और मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर। और हमने ये देखा था कि अगर हमें रिपल अप काउंटर में हमने देखा था, अगर मिन टर्म के टर्म्स में रियलाइज करना है या क्लियर को अगर एक्टिव हाई है, तो वहां पे हमने कौन सा गेट यूज किया था, एक्टिव हाई के अंदर एंड गेट या नॉर गेट, और ऐसे ही एक्टिव लो के अंदर हमने यूज किया था और गेट या फिर नैंड गेट। तो हमने ये देखा था कि बाइनरी काउंटर में, बाइनरी रिपल काउंटर में अगर एक लॉजिक गेट एक्स्ट्रा यूज किया जाए तो हम बना सकते हैं नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। ठीक है, बट एक लॉजिक गेट हमारा एक्स्ट्रा यूज होता है। अब पिछले लेक्चर के एंड में मैंने आप सभी लोगों को एक प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने के लिए, कि हमें मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर बनाना था अगर वो इनिशियली रीसेट हो। तो पहले उसी बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर। ठीक है, इनिशियली अगर रीसेट है तो इनिशियल स्टेट क्या होगी। देखो, अब ये बार बार डिराइव नहीं कर रहा हूं, 5 मॉड है यानी 5 स्टेट है, 5 स्टेट है तो 3 फ्लिप फ्लॉप की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनिशियली Q2 Q1 Q0 क्या होगा, 0 0 0। इनिशियली मैंने ये बोला था ना रीसेट है, और जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था केस, उसमें इनिशियली सेट माना था, तो वहां शुरुआत हुई थी 1 1 1 से, अब की बार 0 0 0 से। अब देखो, जब स्टेट डायग्राम बनेगा पहले स्टेप में अपना, तो स्टेट डायग्राम में क्या होगा, डाउन काउंटर बनाना है और कितनी स्टेट्स चाहिए हमें, 5। तो पहली स्टेट है 0। अब मुझे बताओ अगली क्या होनी चाहिए। अगर अप काउंटर होता तो 0 में 1 ऐड करते, क्या बनता 1, लेकिन डाउन काउंटर में 0 के बाद आनी चाहिए 7, फिर आनी चाहिए 6, फिर आनी चाहिए 5, फिर आनी चाहिए 4। हो गई 5 स्टेट, फिर वापस 0। ठीक है, ऐसे सोचो 0 से 7 तक ना एक साइकिल चलती है। तो डाउन काउंटर कैसे चलता है, 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर से 7। तो यानी डाउन काउंटर में 0 के बाद क्या आता है, 7। जब इनिशियली रीसेट है तो स्टार्टिंग कहां से करोगे, 0 से, 0 के बाद आएगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ये सीक्वेंस चलेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम पता लगाते हैं डिकोडिंग लॉजिक, या ये कह दो कि रीसेट किस पे होगा। मेरी बात को समझना, मैंने क्या बोला, इनिशियली ये तीनों 0 है, मैं स्टेट टेबल बना रहा हूं। ठीक है, पहली क्लॉक आती है, क्या आना चाहिए 7, दूसरी क्लॉक पे क्या आना चाहिए 6, तीसरी क्लॉक पे आना चाहिए 5, चौथी क्लॉक पे आना चाहिए 4। अब पांचवी क्लॉक पे जैसे ही 3 आएगा तो हमें किस पे चले जाना है, 0 पे, यानी क्या कर देना है यहां पे, रीसेट। ठीक है,
अब मुझे इसमें ये देख के बताओ, अगर सीधा हम ऑप्टिमाइज लॉजिक पे जाते हैं, इसके अंदर खासियत क्या है? इसके अंदर देखो, ये जो 0 और 1 है, ये पहले कभी एक साथ नहीं आया, नहीं आया ना 0 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक्टिव हाई क्लियर है, मैं सीधे ऑप्टिमाइज लॉजिक की अब बात कर रहा हूं, एक्टिव हाई क्लियर है, तो इसके अंदर खासियत ये 0 और 1 में है। तो हम क्लियर के अंदर देंगे Q2 बार Q1, ठीक है, क्योंकि ये वाला पैटर्न पहले कहीं रिपीट नहीं हुआ है। और अगर एक्टिव लो होता, एक्टिव लो के केस में इसका कॉम्प्लीमेंट दे देते, Q2 बार Q1 का बार, यानी Q2 प्लस Q1 बार, ये दे देते। अब अगर डिजाइनिंग की बात करोगे तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं, और इस बार फ्लिप फ्लॉप के अंदर कौन सा एसिंक्रोनस इनपुट यूज होगा? क्लियर। क्यों? क्योंकि हमें 0 0 0 कर देना है काउंट को, 1 1 1 करना होता तो प्रीसेट, 0 0 0 करना है तो क्लियर। ये मेरे 3 फ्लिप फ्लॉप आ गए। ये होगा T0, Q0, T1, Q1, T2, Q2। अब क्लॉक लगा लेंगे। डाउन काउंटर बनाने के लिए क्लॉक मेरे को लेनी पड़ेगी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और क्लॉक में क्या भेजना पड़ेगा? Q। ये चला गया Q, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एज ट्रिगरिंग और क्लॉक सिग्नल का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और सभी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में होने चाहिए, यानी कि 1। इतना किया हमने। अब इसके बाद अगर एक्टिव हाई क्लियर है तो यहां क्लियर इनपुट दिखा दोगे, और क्लियर इनपुट में क्या क्या जा रहा है? Q2 बार और Q1। तो ये मैंने एक एंड गेट बनाया, ठीक है। अब हमारे पास है Q2 बार और Q1, ठीक है। तो ये Q2 बार और Q1 हमने दे दिया इस एंड गेट के अंदर। तो इससे ये हमारे पास क्या मिल गया? मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर, जिसको कि हमें क्या करना है? जिसको हमें रीसेट करना है, ठीक है। अगर देखो, एक और तरीका है क्लियर का वैल्यू निकालने के लिए। अब वो तरीका क्या होता है? अगर मान लो एक्टिव हाई क्लियर है, अगर एक्टिव हाई क्लियर है तो यहां तो 0 रहना चाहिए, रीसेट नहीं होना चाहिए। यहां भी 0 रहना चाहिए, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां आके क्या हो जाना चाहिए? 1। और बाकी कौन कौन सी स्टेट्स बची? एक तो ये बची, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, ये आएगी ही नहीं। एक ये बची, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, दिस स्टेट विल नेवर ऑकर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो? चाहो तो क्लियर के लिए के मैप बना सकते हो मिनिमम लॉजिक निकालने के लिए। देखो, अगर क्लियर को ऑप्टिमाइज करना है तो के मैप बना लो Q2, Q1, Q0, 0 1 3 2 4 5 7 6, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो, 0 हम लोग ये कह रहे हैं कि कहां पे आके रीसेट हो जाना चाहिए? 3 पे आके। 4 तक तो चलना ही चाहिए, 3 पे रीसेट। 2 और 1 ऑकर नहीं होती हैं, 2 और 1 ऑकर नहीं होती हैं। तो जब तुम इसका क्लियर का लॉजिक लिखोगे, तुम ये वाला लॉजिक भी बना सकते हो या फिर ये वाला भी बना सकते हो। तो इस तरह से भी हम लोग मिनिमम लॉजिक निकाल सकते हैं क्लियर सिग्नल का। ये बात समझ आ रही है मेरी? तो मैंने क्या बोला, कभी भी अगर तुम्हें क्लियर या प्रीसेट का लॉजिक मिनिमाइज करना है तो इस तरह टेबल में क्लियर या प्रीसेट की वैल्यू लिखना। जिस स्टेट पे जाके तुम्हें क्लियर करना है या प्रीसेट करना है, वहां पे 1 लिख देना, और जो स्टेट्स अनयूज्ड हैं उसमें लिख देना डोंट केयर, ठीक है।
तो एक ये वाला पॉइंट लिख लो, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉजिक for clear or preset signal, we can draw a k-map for clear or preset signal. We can draw a k-map for clear or preset signal with state variables as the input. ठीक है, we have to make clear or preset 1 where we want to end the count and at rest of the states in the sequence clear or preset is 0. And at rest of the states in the sequence clear or preset is 0. And since unused states do not occur, we keep clear or preset equal to 0, equal to x, clear or preset equal to x at such states. ठीक है, तो ऐसा करके मिनिमाइज कर सकते हो। अनयूज्ड में x रखना, जहां पे रीसेट नहीं करना है वहां 0 और जहां करना है वहां पे 1। फिर के मैप से मिनिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब अगला काउंटर लिखो, नॉन बाइनरी की बात कर रहे हैं, बीसीडी काउंटर और डेकेड काउंटर। बीसीडी काउंटर और डेकेड काउंटर। अब देखो, जो बीसीडी नंबर होते हैं, बीसीडी का मतलब क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर डेसिमल की हर डिजिट को बाइनरी में एक्सप्रेस करें तो उसे क्या बोलते हैं? बीसीडी। अब बीसीडी में कितने नंबर पॉसिबल होते हैं? 10 नंबर, 0 से लेकर के 9। तो बीसीडी काउंटर काउंट्स फ्रॉम 0 to 9। ठीक है। अब स्टेप 1 क्या करें? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप निकालें। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैसे लिखते हो? n ग्रेटर देन इक्वल टू log on the base of 2 n plus 1 where n is the maximum count। यहां मैक्सिमम काउंट कितना है? 9। तो n must be greater than equal to log on the base of 2 10। तो यहां से n आएगा 4। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 तो 8 होता है, वो 10 से बड़ा नहीं है, तो 2 की पावर 4 लेना पड़ेगा जो कि है 16, वो है 10 से बड़ा। तो अब क्या होगा? अब इसके अंदर टोटल स्टेट्स कितनी हो जाएंगी? टोटल स्टेट्स हो जाएंगी 2 की पावर 4 16, और यूज कितना कर रहे हो? 0 से 9 तक, यानी 10। तो अनयूज्ड कितनी रहेंगी? 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अनयूज स्टेट 6 रह जाएंगी और यूज हो जाएंगी 10। अब इसके बाद अगला क्या होता है हमारा फंडा? अगला होता है स्टेट डायग्राम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं स्टेट डायग्राम। अब स्टेट डायग्राम में शुरुआत करोगे 0 से, फिर जाओगे 1 पे,
फिर जाओगे 2 पे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9 और वापस 0। ठीक है, यही चलेगा। अब इसी को हम लोग टेबल में लिख लेते हैं। देखो, क्लॉक 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो Q3, Q2, Q1, Q0। इनिशियली क्या होगा? 0 0 0 0। पहले क्लॉक एज पे आएगा 0 0 0 1, दूसरे पे आएगा 0 0 1 0, तीसरे पे आएगा 0 0 1 1, चौथे पे आएगा 0 1 0 0, पांचवें पे आएगा 0 1 0 1, छठे पे आएगा 0 1 1 0, सातवें पे आएगा 0 1 1 1, आठवें पे आएगा 1 0 0 0, नौवें पे आएगा 1 0 0 1। ये लास्ट है, तो रीसेट इससे अगली स्टेट पे होगा। तो इस पे हम लोग क्या कर देंगे, 10वीं, जो 10वीं क्लॉक पे आ रहा है इस पे कर देंगे रीसेट, क्योंकि हमें कहां जाना है वापस? 0 0 0 0 पे, तो 9 आते ही हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो अगर बात करोगे एक्टिव हाई क्लियर की, एक्टिव हाई क्लियर में हम ये बोलेंगे कि क्लियर मस्ट बी इक्वल टू 1 व्हेन Q3, Q2, Q1, Q0 इक्वल टू 1 0 1 0, तब रीसेट करना है। अब इसमें यह पता लगाना है कि क्या चीज इसके अंदर यूनिक है। तो देखो, ये दोनों 1 पहली बार एक साथ 1 हुए हैं, तो ये दोनों 1 यूनिक है। इससे पहले देखो Q3 और Q1 साथ में 1 कभी नहीं थे। ठीक है, तो जब दोनों एक साथ 1 हुए हैं, तो हम क्लियर में लिख देंगे Q3 और Q1 को 1 होना चाहिए, तो Q3 Q1। और वहीं अगर एक्टिव लो की बात आती है, तब हम बोलेंगे कि क्लियर को 0 हो जाना चाहिए जब Q3 और Q1 दोनों 1 हो जाए। तो क्लियर को लिख दोगे Q3 Q1 का बार, यानी Q3 का बार प्लस Q1 का बार। ठीक है, तो या तो इसे कह दो कि नैंड गेट लगा लिया, या क्या कह दो, और गेट लगा लिया। ऐसे इसको भी और क्या लिख सकते थे, Q3 Q1 बार का बार, तो Q3 बार प्लस Q1 बार का बार, तो ये हो गया नॉर गेट। तो मैंने ये बताया था ना, एक्टिव हाई में क्या यूज होता है, एंड गेट या फिर नॉर गेट। एक्टिव लो में यूज होता है और गेट या फिर नैंड गेट। ठीक है, और चाहते तो इसमें भी के मैप से मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन के मैप को मैंने क्यों अवॉइड किया, यहां 4 वेरिएबल का के मैप बनता, क्योंकि इनपुट लेते 4, तो क्लियर सिग्नल को चाहते तो के मैप से भी मिनिमाइज किया जा सकता था। अब ये काउंटर कैसा है, अप काउंटर है ना 4 बिट का, तो 4 बिट का बाइनरी अप काउंटर बना लो पहले, बाद में क्लियर का यूज करेंगे। तो 4 बिट का मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप लगा लो। देखो, ये पहला फ्लिप फ्लॉप आ गया, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप आ गया, ये तीसरा, और ये चौथा। 4 फ्लिप फ्लॉप बना लिए। चारों को टी फ्लिप फ्लॉप ले लो, क्योंकि टी में टॉगल सबसे आसान है। कोई भी फ्लिप फ्लॉप लोगे उसे किस मोड में सेट करना पड़ता है, टॉगल मोड में। अब मैं क्लॉक को ले रहा हूं यहां पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, क्योंकि अप काउंटर बनाना है, तो क्लॉक और क्लॉक में जाने वाला सिग्नल
दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो क्लॉक अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो उसमें कौन सा सिग्नल भेजोगे? क्यू। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड अगर क्लॉक लेते तो क्यू को नेगेटिव लेते, तो यानी क्या भेजते? क्यू बार। बस प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। अब इसके अंदर एक्टिव हाई मान लो क्लियर को, तो क्लियर 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 और ये भी क्लियर। ठीक है, अब एक्टिव हाई मान रहे हैं तो एंड गेट का मैं यूज कर रहा हूं। एंड गेट का आउटपुट 4 फ्लिप फ्लॉप के अंदर फीड हो रहा है। ठीक है, एक इसके अंदर जा रहा है अपना Q3, एक इसके अंदर अपना आ रहा है Q1। ठीक है, तो Q3 और Q1 इसके अंदर इनपुट हो गए और ये क्या कर देगा? सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर। ठीक है, तो देखो हमेशा इतनी मेहनत मत करना इतना सब डिराइव करने की, तुम तो बस ये ध्यान दो कि रीसेट होगा कब। जब रीसेट होगा उस स्टेट को लिखो और उससे क्लियर सिग्नल को डिराइव कर दो। यानी तुम्हारी मेहनत यही होनी चाहिए, सीधे सीधा ये स्टेप होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तुम्हें डेकेड काउंटर बनाना है, 0 से 9 तक काउंट करना है, तो ये भी बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि 10 पे जाके तुम्हें रीसेट करना है या क्लियर करना है। तो तुम्हारा जो पहला स्टेप होगा वो यहां से शुरू होगा कि क्लियर 1 हो जाएगा जैसे ही काउंट 10 होता है, यानी 1010 होता है। ये बात क्लियर हुई? तो अगर ये बात को ध्यान में रखोगे तो इतना सारा प्रोसेस बच जाएगा। अब एक चीज याद करो, जब हमने एसिंक्रोनस काउंटर सिंक्रोनस काउंटर की बात की थी तो सबसे पहले वीडियो के अंदर ही मैंने एक चीज बोली थी कि एसिंक्रोनस काउंटर बनाना आसान होता है। देखो आसान तो है, हमें बस ये याद रखना है अप बनाना है या डाउन। अप तो प्रोडक्ट नेगेटिव और डाउन तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो बस ये ध्यान देना होता है कि क्लॉक के अंदर कौन से सिग्नल को कनेक्ट करना है। फिर नॉन बाइनरी बनाना है तो एक एंड गेट एक्स्ट्रा लगता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था एसिंक्रोनस को बनाना आसान है, ये लंबा भी नहीं जाता और मेहनत भी नहीं लगती है। याद करो सिंक्रोनस की डिजाइनिंग में क्या क्या था। सबसे पहले बनती है स्टेट डायग्राम, फिर स्टेट टेबल, फिर एक्साइटेशन टेबल, फिर के मैप, फिर लॉजिक डायग्राम। तो सिंक्रोनस काउंटर को बनाने का पूरा प्रोसेस लंबा होता है और वहीं तुम्हारा एसिंक्रोनस काउंटर को बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ नॉन बाइनरी रिपल काउंटर कैसे बनते हैं। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए कि एसिंक्रोनस काउंटर या सिंक्रोनस काउंटर, बल्कि दोनों पे ही देखते हैं उससे हमें डील कैसे करना है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज रट के जानी है। मैंने बताया एसिंक्रोनस काउंटर में याद करने वाली बात सिर्फ क्या है, सबसे पहली बात ये बताई थी अप और डाउन कैसे पता लगता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर एसिंक्रोनस रीसेट यूज कर रहे हो तब मॉड क्या होगा, और अगर सिंक्रोनस यूज करते हो सिंक्रोनस प्रीसेट और क्लियर तब मॉड 1 से इंक्रीज हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें याद रखने की, अगर याद रखने वाली बातों की बात करोगे भी तो भी 3 या 4 पॉइंट ही निकल के आएंगे पूरे एसिंक्रोनस काउंटर में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जो याद करके जानी है, बस क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे ध्यान दो कि कैसे उस काउंटर को मैं एनालाइज कर रहा हूं या कैसे किसी काउंटर को मैं डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक जितनी हमने बातें की सारी डिजाइनिंग रिलेटेड थी। अब जो मैं क्वेश्चन तुम लोगों को शो करूंगा वो होंगे एनालिसिस रिलेटेड। तो क्वेश्चन लिखना, डिटरमाइन द mod of the counter, determine the mod of the counter। ठीक है, तो ये मैंने 3 बिट के काउंटर की बात कर रहा हूं। 3 मेरे पास जेके फ्लिप फ्लॉप हैं। ठीक है, तीन आउटपुट हो गए Q0 Q1 Q2, ऐसे इनका कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल रहेगा। अब क्लॉक जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये मेरी क्लॉक है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दी है मैंने।
ठीक है। अब पहले के अंदर दिया गया है नॉर्मल क्लॉक सिग्नल, दूसरे वाले में जा रहा है Q0 और तीसरे वाले में जा रहा है Q1। ठीक है। नीचे हमने एक एंड गेट लगाया है, इस एंड गेट के अंदर मैंने पहले दिया है Q2 का बार, अगला मैंने एंड गेट के अंदर दिया है Q1 और तीसरा मैंने एंड गेट के अंदर दिया है Q0 का बार। ठीक है। और ये तीनों, ये जो एंड गेट का आउटपुट है यहां पे प्रीसेट सिग्नल है, उसके अंदर गया है। ठीक है। इस काउंटर का मैंने तुमसे मॉड पूछा है, तो एक बार एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। और यहां हर फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में है, तो जे और के सभी में रखे गए हैं 1। ठीक है। तो इससे पहले कि सॉल्यूशन देखो, एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करना, तब इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। अब देखो, जो लोग ट्राई कर चुके हैं, अगर हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या जज करनी है कि ये एसिंक्रोनस काउंटर है या सिंक्रोनस। तो देखो, सब में अलग अलग क्लॉक है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक बना है, तो ये कौन सा काउंटर है? एसिंक्रोनस काउंटर। तो फर्स्ट थिंग मैंने जज कर ली दैट इट इज एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है। अब दूसरी बात जज करो इसके अंदर कि अप काउंटर है डाउन, तो हमें प्रोडक्ट चेक करना होता है। Q0 गया है क्लॉक में, क्लॉक पॉजिटिव है, जाने वाला सिग्नल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या आया? पॉजिटिव आया। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो हम इसको कौन सा काउंटर बताते हैं? डाउन काउंटर। इतना हमें पता चल गया डाउन काउंटर है। तीसरी बात, प्रीसेट इनपुट शोन, मैंने क्लियर तो नहीं दिखाया, प्रीसेट इनपुट दिखाया है। अगर प्रीसेट इनपुट शोन होता है तो इनिशियल काउंट हमें लेना पड़ता है Q2 Q1 Q0 इक्वल टू 1 1 1, इनिशियल ये लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रीसेट के अंदर गया क्या सिग्नल है। प्रीसेट में एंड गेट का आउटपुट गया है, जिसका पहला इनपुट है Q2 बार, दूसरा है Q1, तीसरा है Q0 का बार। अगर इस मिनटर्म को लिखा जाए तो ये कौन सी मिनटर्म है? 0 1 0, यानी ये मिनटर्म है 2। तो सेकेंड वाली मिनटर्म गई है। अब इसके स्टेट्स बना लेते हैं। देखो, क्लॉक Q2 Q1 Q0, तो डाउन काउंटर है, इनिशियली प्रीसेट मानोगे 1 1 1, अगली स्टेज 1 1 0, तीसरी स्टेज 1 0 1, चौथी 1 0 0, पांचवी 0 1 1, छठी 0 1 0। अब जैसे ही ये स्टेट आती है 0 1 0, तुरंत हम क्या कर देंगे? यहां पे हम कर देंगे प्रीसेट, तो ये वाली स्टेट दिखेगी भी नहीं। तो कौन कौन सी स्टेट्स आई? 7 6 5 4 3। तो तुम इसे क्या बोलोगे? मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करो, पहले सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जज करो, फिर एसिंक्रोनस में क्या लोगे? अप है या फिर डाउन काउंटर है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद प्रीसेट या क्लियर चेक करोगे, उसका लॉजिक चेक करोगे, तब ये डिसाइड करोगे कि कौन कौन सी स्टेट इस काउंटर के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है।
सिंपल है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहोगे तो आंसर सही आ जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में, खासकर एसिंक्रोनस काउंटर के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार अगर हम देखें कि काउंटर के अंदर हमने क्या क्या कैटेगरीज कवर की हैं, तो देखो काउंटर्स के अंदर हमने क्या क्या कैटेगरीज कवर कर ली हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सिंक्रोनस की, फिर हमने बात की एसिंक्रोनस की। सिंक्रोनस के अंदर सबसे पहले मैंने दो काउंटर्स के बारे में बात की थी। पहला काउंटर था मेरा रिंग काउंटर, ठीक है। दूसरा काउंटर मेरा था जॉनसन काउंटर, और फिर हमने बोला था कोई भी जनरल काउंटर कोई भी सीक्वेंस बनाने के काम में जो आ सकता है। एसिंक्रोनस में हमने देखा बाइनरी रिपल काउंटर, फिर दूसरा हमने देखा नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। ऐसे ही इसके अंदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को अगर मिला दें तो तीसरी कैटेगरी ये भी बनती है हाइब्रिड। ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि हाइब्रिड काउंटर को कैसे टैकल किया जाता है, बट ओवरऑल ये हमारे सारे काउंटर्स होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। रिंग और जॉनसन के बारे में तो हमने डायरेक्ट पढ़ रखा है। रिंग काउंटर में जितने फ्लिप फ्लॉप उतनी स्टेट, जॉनसन काउंटर में दुगनी स्टेट्स होती हैं। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 6 स्टेट्स होंगी, ठीक है। और इनको हम लोग शिफ्ट रजिस्टर काउंटर भी बोलते हैं, इसलिए इनको डील शिफ्ट रजिस्टर की टर्म्स में कर लेते हैं जिससे कि ये बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो जब कभी रिंग या जॉनसन काउंटर दिखे उससे हमेशा शिफ्ट रजिस्टर के टर्म में डील करना। और मैंने कैसे बताया था कैसे पहचानना है शिफ्ट रजिस्टर काउंटर है। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर के अंदर सारे फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप होते हैं, कास्केडेड होते हैं और कॉमन क्लॉक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट और थोड़ा डेवलप हो। क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द मॉड ऑफ द काउंटर, कैलकुलेट the mod of the counter shown in the figure, mod of the counter shown in the figure। अगला इसी का पार्ट, what is the sorry does the counter suffer from does the counter suffer from lockout problem, does the counter suffer from lockout problem, ठीक है। ये दो क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर। अब ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दी गई है, अब देखो सभी में सेम क्लॉक गई है, माने कौन सा काउंटर है, सिंक्रोनस। यहां दिया है 1, इसमें ऐसे गया है, ठीक है। ये सर्किट दिया है, इसका मॉड बताना है और इसमें ये बताना है डज द काउंटर सफर फ्रॉम लॉकआउट प्रॉब्लम। अगेन एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जज करते हैं सेम क्लॉक इन ऑल फ्लिप फ्लॉप। अगर सभी में सेम क्लॉक है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंक्रोनस काउंटर, सही बात है।
सिंक्रोनस काउंटर की बात हो रही है, चलो मान लिया। अब इसमें अप डाउन वाली तो बात आएगी नहीं। सिंक्रोनस काउंटर का कभी भी एनालिसिस करते हैं तो उसकी स्टेट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो अब हम लोग किसका यूज करेंगे? स्टेट इक्वेशन। तो हमें क्या पता है, टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टेट इक्वेशन क्या होती है कि Qn+1 इज टी एक्सॉर Qn, यही होती है स्टेट इक्वेशन। अब देखो, सबसे पहली चीज कि अगर Q0 की नेक्स्ट स्टेट की बात करें या Q2 की बात करो, पहले ऑर्डर में ही चलते हैं। Q2 की नेक्स्ट स्टेट, तो Q2 के T में क्या गया है? तुम क्या लिखोगे? T2 एक्सॉर Q2। T2 के अंदर क्या लगा है? Q1 लगा है, तो Q1 एक्सॉर Q2। ठीक है, अब Q1 प्लस की बात करो, T1 एक्सॉर Q1। T1 में क्या लगा है? 1, तो 1 एक्सॉर Q1। 1 के साथ जो जोर होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट दे देता है Q1 बार। फिर Q0 की नेक्स्ट स्टेट की बात करो, T0 एक्सॉर Q0। T0 में क्या लगा है? Q1 का बार, Q1 बार एक्सॉर Q0। अब जो Q अगर किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ जोर किया जाए तो वो एक्स नॉर बन जाता है। ठीक है, ए जोर या ए बार जोर बी इज ए एक्स नॉर बी। अगर किसी एक इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो जोर बन जाता है एक्स नॉर। जब मेरे पास नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन आ जाती है तब मैं यूज करता हूं या इसकी स्टेट टेबल बनाना स्टार्ट करता हूं। देखो, अब मुझे क्या करना है, इनिशियल स्टेट मानो इसकी 0 0 0। अब क्लॉक आई, Q2 की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? Q1 एक्सॉर Q2। Q1 एक्सॉर Q2 माने 0 जोर 0 0। Q1 की नेक्स्ट स्टेट Q1 बार, Q1 क्या है? 0, तो Q1 बार हुआ 1। Q0 की Q1 एक्सनॉर Q0, Q1 एक्सनॉर Q0 क्या आ गया? 1। ठीक है, ये बन गया। अगले पे आ जाओ, Q2 की क्या है? Q2 एक्सॉर Q1, तो 0 और 1 का जोर 1। Q1 की क्या है? Q1 बार, तो Q1 0 1 है तो बार हो गया 0। Q0 की क्या है? Q0 एक्स नॉर Q1, 1 और 1 का एक्स नॉर 1। ठीक है, थर्ड Q2 की नेक्स्ट स्टेट Q2 एक्सॉर Q1, तो 1 जोर 0 1। Q1 की Q1 बार 1। Q0 की 0 एक्स नॉर 1, 0 एक्स नॉर 1 होगा 0। ठीक है, अगली क्लॉक एज Q2 की नेक्स्ट स्टेट Q2 और Q1 का जोर 1 1 का जोर 0। Q1 की Q1 बार 0। Q0 की Q1 और Q0 का एक्स नॉर, तो 1 और 0 का एक्स नॉर 0। वापस आ गए 0 0 0 पे। तो कितनी स्टेट्स बनी? 4। कौन कौन सी स्टेट बनी? 0 3 5 और ये हो गई 6। तो 0 3 5 6, तो 8 स्टेट में से हमने 4 स्टेट का यूज किया है यानी बाकी की 4 क्या हैं? अनयूज्ड। तो इसका स्टेट डायग्राम अगर बनाओगे तो 0 3 5 6 और वापस से 0। तो इसका मॉड क्या हो गया? मॉड हो गया 4, क्योंकि इसके अंदर कितनी स्टेट है? 4 स्टेट है। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन ये पूछा, डज द काउंटर सफर फ्रॉम लॉकआउट प्रॉब्लम? तो अनयूज्ड अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं? अनयूज्ड हैं 1 2 4 7, ये अनयूज्ड है। तो अब क्या करो, अब अनयूज स्टेट्स में चेक करो क्या ये अनयूज्ड स्टेट्स में अटक जाता है या ये उससे बाहर आ सकता है। देखो, इनिशियली ले लो 1 0 0 1, तो ये 1 ले ली ना मैंने। अब Q2 की नेक्स्ट स्टेट Q2 और Q1 का जोर 0 0 का जोर 0,
Q1 में Q1 का बार 1, Q0 में Q1 और Q0 का XNOR यानी 0। अब ये क्या आ गई, 2 आ गई। अगले में Q2 Q1 का XOR यानी 1। ठीक है, मैं ये इक्वेशंस का यूज कर रहा हूं जो मैंने यहां लिखी है और कुछ नहीं कर रहा हूं। अगले में Q1 का बार 0, Q0 में Q0 और Q1 का XNOR 0 और 1 का XNOR 0, क्या आ गया, 4। अगले पे आओ, Q2 में Q2 और Q1 का XOR 1, Q1 का बार 1, Q0 में Q1 और Q0 का XNOR 1, ये आ गया 7। अगले में आओ, 1 और 1 का XOR 0, 1 का बार 0, 1 और 1 का XNOR 1, 1 और 1 का XNOR 1। तो देखो हम लोग इस साइकिल में अटक गए 1 2 4 7, वापस 1 2 4 7। इसका मतलब इस काउंटर के अंदर लॉकआउट प्रॉब्लम होगा। अगर तुम एक बार अनयूज स्टेट पे पहुंच गए फिर अनयूज स्टेट्स पे ही रह जाओगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लॉकआउट प्रॉब्लम। ये बात क्लियर हुई? तो इसमें लिख लेना, दिस काउंटर सफर्स फ्रॉम lockout problem. So in order to eliminate the lockout problem, either we can use a clear input whenever unused state occurs, otherwise we can map all the unused states to one of the used states। ठीक है, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है लॉकआउट प्रॉब्लम को। अब देखो एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर एक चीज हम लोग और पढ़ते हैं, तो एक छोटी सी हेडिंग डालना, डिकोडिंग एरर। अब देखो ये डिकोडिंग एरर क्या चीज होती है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, देखो कि मान लो अपने पास है एक बाइनरी अप काउंटर। अब ये बाइनरी अप काउंटर अगर है तो इसमें मान लो हमारे पास जो स्टेट है, सपोज इनिशियली है 1 1 1, तो मैं एक बाइनरी अप काउंटर बना लेता हूं, एक काम करता हूं 3 बिट का। तो ये 3 फ्लिप फ्लॉप हमने ले लिए। सपोज अप काउंटर बनाने में मैं टी फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब अप काउंटर में प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो मैं क्लॉक के अंदर नेगेटिव एज ले रहा हूं। फिर मैं Q0 को दे रहा हूं Q1 के क्लॉक में, और Q1 को दे रहा हूं Q2 की क्लॉक में। ये दिया, सभी T इनपुट्स को मैंने रखा है 1। अब देखो क्या होता है, अप काउंटर सपोज इनिशियली है 1 1 1। अब सभी फ्लिप फ्लॉप किस में है, टॉगल मोड में। तो एट T इक्वल टू T क्लॉक क्या होगा, क्लॉक एज अराइव्स
अब देखो जैसे ही क्लॉक एज अराइव होता है क्यू नॉट टॉगल्स, हमने ये देखा था क्यू नॉट टॉगल होता है लेकिन कुछ डिले के बाद, तो हम कहते हैं क्यू नॉट टॉगल होगा एट क्यू टी क्लॉक प्लस टीपीडी, काउंट हो जाएगा 110। पहले कितना था 111। अब ये आ गया नेगेटिव एज, इस नेगेटिव एज को एज अ क्लॉक यूज कर रहा हूं Q1 में। अगर Q1 में क्लॉक यूज कर रहा हूं तो अगले में ये भी टॉगल हो जाएगा, लेकिन ये टॉगल होने में और कितना टाइम लगा देगा टीपीडी, तो टी क्लॉक प्लस 2 टीपीडी पे क्या आ जाएगा 100। अब ये नेगेटिव एज आ गया, इस नेगेटिव एज की वजह से Q2 वाला फ्लिप फ्लॉप काम कर जाएगा, तो Q2 वाला भी टॉगल कर जाएगा, बट और टीपीडी के बाद तो ये हो जाएगा 0 0 0। अब देखो अगर एक अप काउंटर था तो 0 से 7 तक काउंट करता, उसके बाद वापस किस पे आना चाहिए था 0 पे, यानी 7 से अगली स्टेट होनी चाहिए थी 0। ये 7 था, ये 0 था, लेकिन इसके बीच में दो अनवांटेड इंटरमीडिएट स्टेट्स आ गई, या ये कह दो ट्रांजिएंट स्टेट आ गई, जो रुकेंगी नहीं, बस कुछ देर के लिए आती हैं। कौन कौन सी आ गई, एक तो 4 + 2 6 और एक 4। तो अब क्या होगा अगर ऐसा होता है, तो जो आउटपुट आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, यानी 7 के बाद 0 नहीं आ रहा, 7 के बाद 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, तो काउंट को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम कैसे कहोगे कि 7 के बाद 0 आएगा, तुम्हें तो ये लगेगा कि 7 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग एरर। तो इसमें लिखना इन एसिंक्रोनस काउंटर ड्यू टू propagation delay of the flip flop, in asynchronous counter due to propagation delay of the flip flop, the next desired state does not immediately occur, but there are some transient states in between, due to which the counting sequence is not proper. This is termed as decoding error. ठीक है, अब इसको एलिमिनेट कैसे करते हो? इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं कि Q0 को डायरेक्टली आउटपुट में ना लेके, या Q1 Q2 को भी डायरेक्टली ना लेके, एक एंड गेट के थ्रू लेते हैं। अब एंड गेट के अंदर दूसरा इनपुट क्या रखा जाता है, इसे हम रखते हैं स्ट्रोब सिग्नल। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं हम कि स्ट्रोब सिग्नल को 0 रखो। अगर स्ट्रोब सिग्नल 0 है तो काउंटर का जो आउटपुट मिल रहा है वो भी क्या होगा 0। स्ट्रोब सिग्नल को हाई तब करूंगा जब मेरा काउंट एक बार सेटल हो जाएगा। तो जब तक काउंट सेटल नहीं है, जब तक ये ट्रांजिएंट स्टेट्स आ रही हैं, तब तक स्ट्रोब सिग्नल है 0। तो बाहर क्या मिलेगा 0 0 0, यानी आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो आउटपुट मुझे जब लेना है तो देन आई हैव टू मेक द स्ट्रोब सिग्नल 1। तो ये वाला पॉइंट लिखो, टू एलिमिनेट डिकोडिंग एरर, we do not directly consider the outputs of the counter, but
they are passed through an AND gate, but they are passed through an AND gate whose other input is strobe input, whose other input is strobe input, and it is made one, and it is made one only when, it is made one only when the count of the counter settles down. The count of the counter settles down. So the output of the counter, so output of the counter is only visible, is only visible once it settles down, is only visible once it settles down, and hence transient states are not observed, and hence transient states are not observed. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द मॉड, calculate the mod of the given counter, calculate the mod of the given counter and check if it suffers, and check if it suffers from lockout problem, if it suffers from lockout प्रॉब्लम. ठीक है, तो देखो काउंटर का डिजाइन कैसा है. ठीक है, ये हो गया काउंटर. अब इसमें J0 में हमने दिया है Q2 का बार और K0 में दिया है 1. K0 में तो है 1. इनके इसीलिए ना बार वाले आउटपुट भी शो कर देता हूं, Q0 बार, Q1 बार, Q2 बार. तो J0 में हमने दिया है Q2 का बार. ठीक है भाई, ये चला गया, ये हो गया Q2 का बार. ठीक है, अब ये हो गया Q2. अब इधर हमने एक AND गेट लगाया है जिसका आउटपुट गया है J2 में और K2 को हमने रखा है 1. AND गेट में जा रहा है अपना एक इनपुट Q1 और दूसरा इनपुट Q0. ये Q0 आ गया. ठीक है, J1 K1 दोनों को रखा गया है 1, यानी ये टॉगल मोड में. यहां पे क्लॉक ट्रिगरिंग जो है वो नेगेटिव एज है. ये क्लॉक हो गई. ये क्लॉक सीधा जाके हम इनपुट कर रहे हैं तीसरे फ्लिप फ्लॉप में. ठीक है, और इसकी जो ट्रिगरिंग है वो Q0 की मदद से ली गई है. तो ये कुछ है, इसका हमें मॉड बताना है और इसके अंदर हमें ये बताना है कि क्या इसके अंदर लॉकआउट का प्रॉब्लम देखा जाएगा. अब इस काउंटर को देखो शुरू कैसे करोगे. मैंने बताया सबसे पहले ये जज किया जाता है क्या ये सिंक्रोनस है या फिर ये एसिंक्रोनस है. तो अब देखो जो दूसरे वाला फ्लिप फ्लॉप है J1 K1, उसकी क्लॉक किससे जा रही है? Q0 से. उसमें डायरेक्टली क्लॉक सिग्नल तो फीड नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है? एसिंक्रोनस. लेकिन अगर Q0 और Q2 देखोगे उनमें सेम क्लॉक गई है, तो ये क्या है? सिंक्रोनस. तो यानी इसके अंदर एसिंक्रोनस भी है और इसके अंदर सिंक्रोनस भी है. तो इसे क्या बोलोगे? हाइब्रिड काउंटर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हाइब्रिड काउंटर पे है, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली देख सकते हो, पॉज करने की जरूरत नहीं है. तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं. ठीक है, तो पहला एक पॉइंट लिखना है इसके नीचे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ hybrid counter, it is an example of hybrid counter
containing both parts synchronous and asynchronous counter, containing both parts synchronous and asynchronous counter। अब इसको डील कैसे करोगे? पहले देखो हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। जे नॉट क्या है? Q2 का बार है। K नॉट क्या है? 1 है। तो अगर मैं Q नॉट की नेक्स्ट स्टेट लिखूं तो वो क्या होती है? जे Q बार प्लस K बार Q। तो K तो 1 है तो K बार हो गया 0, तो सेकेंड टर्म तो चली गई, यानी Q2 बार Q नॉट बार, ये आ गई। अब J1 K1 दोनों 1 है। जब दोनों 1 होते हैं तो फ्लिप फ्लॉप किस में होता है? टॉगल मोड में होता है। तो डायरेक्टली लिख दो Q1 प्लस इज Q1 बार। नहीं तो इस इक्वेशन से निकालोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अब अगला देखो, J2 में क्या गया है? J2 में गया है Q नॉट Q1 और K2 में क्या गया है? 1। तो अब क्या लिखोगे? Q2 प्लस इज J Q2 बार प्लस K बार Q2। K तो 1 है तो K बार हो गया 0, तो ये हो गया Q2 बार Q1 Q नॉट। तो बेसिकली मैंने नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन डिराइव कर ली, क्योंकि इसमें कुछ है या नहीं है। Q नॉट और Q2 तो सिंक्रोनस वाले हैं ना, और अभी हमने देखा था सिंक्रोनस वाले एग्जांपल में विदाउट राइटिंग द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर लिखना टू एनालाइज दिस काउंटर, we need to analyze this counter, we need to write the next state equation, but it must be observed that Q naught and Q2 will change the state. Q naught and Q2 will change the state at negative edge of the clock, whereas Q1 will change the state at, कब चेंज करेगा? इसके लिए क्लॉक क्या है? Q नॉट, at negative edge of Q naught, that is when Q naught makes a transition, from 1 to 0. Q naught makes a transition from 1 to 0. अब देखो कैसे चलेंगे हम, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब इनिशियली ये मान लो कि सभी फ्लिप फ्लॉप रीसेट हैं, तो इनिशियली काउंट क्या चल रहा है? 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 चल रहा है सभी फ्लिप फ्लॉप में। अब इसके बाद देखो क्या होगा, क्लॉक का एज आया, क्लॉक के एज पे कौन कौन चेंज हो सकता है? Q नॉट और Q2। Q2 की नेक्स्ट स्टेट क्या है? Q2 बार Q1 Q नॉट, Q2 बार माने 1, Q1 Q नॉट माने 0, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई? इसकी नेक्स्ट स्टेट हो गई 0। Q नॉट की नेक्स्ट स्टेट क्या है? Q2 बार Q नॉट बार, तो Q2 का बार माने 1, Q नॉट का बार माने 1 1। अब Q1 को क्या चाहिए? Q नॉट का नेगेटिव एज, लेकिन ये Q नॉट में क्या है? पॉजिटिव एज, तो इसीलिए Q1 नहीं बदल सकता, ये रहेगा सेम। ठीक है, Q1 की नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन तब यूज होगी जब उसे Q नॉट का नेगेटिव एज मिलेगा, उसके लिए क्लॉक Q नॉट है, तो जब तक Q नॉट 1 से 0 नहीं जाएगा इसकी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। ये बात समझ आई?
नेक्स्ट स्टेट लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड अनलेस Q0 मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0। अगले पे आ जाओ, अगला क्लॉक एज आया। Q2 और Q0 तो बदलेंगे ही बदलेंगे, उनके अंदर क्लॉक गई है डायरेक्टली। Q2 की नेक्स्ट स्टेट Q2 बार Q1 Q0, 0 का बार इंटू Q1 इंटू Q0, Q1 तो 0 है ना, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 0। Q0 की नेक्स्ट स्टेट देखो Q2 बार Q0, 0 बार 1, Q0 बार 0, 0 बार इंटू 1 बार 0। अब ये ट्रांजिशन हो गई भाई नेगेटिव एज, 1 से 0 चला गया ना। अब Q1 की नेक्स्ट स्टेट देखो, Q1 का बार, ठीक है, तो Q1 में चेंज तब आएगा जब Q0 में क्या मिलेगा, नेगेटिव एज। अगली स्टेट पे आओ, अगली क्लॉक एज आई, Q2 Q0 तो चेंज होंगे, उनमें डायरेक्टली क्लॉक है। Q2 की नेक्स्ट स्टेट Q2 बार 1, Q1 1, Q0 0, 1 1 0, तो यानी 0। Q0 की नेक्स्ट स्टेट Q2 बार Q0 बार, 0 बार 1, 0 बार 1, तो 1 इंटू 1 1। लेकिन अब ये कैसा एज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे Q1 तो नहीं बदल सकता, ये रहा सेम, ठीक है, ये सेम रहा, क्योंकि जब तक नेगेटिव एज नहीं मिलेगा इसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। अगला क्लॉक का एज आया। अब Q2 की नेक्स्ट स्टेट Q2 बार Q1 Q0, Q2 बार 1, Q1 1, Q0 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1। Q0 की नेक्स्ट स्टेज Q2 बार 1, Q0 बार 0, 1 इंटू 0 0। अब ये आ गया नेगेटिव एज। नेगेटिव एज आ गया तो ये टॉगल कर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट क्या है, पिछली का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अगले पे आओ, Q2 की नेक्स्ट स्टेट Q2 बार 0, Q1 Q0 0 0 0, तो क्या आया 0। इधर आता है Q0 में Q2 बार 0, Q0 बार 1, 0 इंटू 1 0, कोई एज नहीं आया, नो एज। अगर कोई एज नहीं आया तो Q1 नहीं बदल सकता, वो भी क्या रह गया 0। तो वापस कहां आ गए, वापस हम आ गए इनिशियल स्टेट पे, ठीक है, वापस इनिशियल स्टेट पे आ गए। तो कितनी स्टेट्स आ रही हैं भाई इसके अंदर, देखो पहली स्टेट है 0, अगली स्टेट 0 0 1 माने 1, 0 1 0 2, 0 1 1 3, 1 0 0 4। तो हमारे पास 5 स्टेट्स आती हैं, 0 1 2 3 4। तो इसका स्टेट डायग्राम बनाओ, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना स्टेट डायग्राम। ये बात समझ आई। बस इसके अंदर मैंने क्या किया है कि Q1 की स्टेट तब बदलेगी जब Q0 में नेगेटिव एज आता है, और हर क्लॉक एज पे Q2 और Q0 तो बदलेंगे ही, क्योंकि उनमें सीधा क्लॉक सिग्नल फीड किया है। तो इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं भाई, 5 स्टेट्स हैं। तो इट इज अ मॉड 5 अप काउंटर। अप क्यों है, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है, तो ये लिख लेना मॉड 5 अप काउंटर। अब बात ये आती है, क्या ये लॉकआउट प्रॉब्लम से गुजरता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनयूज्ड स्टेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अनयूज्ड कौन कौन सी स्टेट रह गई भाई, 5 6 और 7। देखो अब एक बार, मैं अनयूज्ड स्टेट लेके चलता हूं, कौन सी ले, अनयूज्ड स्टेट्स। अब हम लोग अनयूज्ड स्टेट लेके चल रहे हैं, पहले 5 यानी 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 ले रहे हैं। अब देखो जैसे ही क्लॉक एज आता है Q2 की नेक्स्ट स्टेट Q2 बार यानी 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। Q0 की नेक्स्ट स्टेज Q2 बार Q0 बार यानी 1 का बार 1 का बार 0, ये मिल गया नेगेटिव एज। अगर ये नेगेटिव एज मिल गया तो ये टॉगल कर जाएगा, ये किस पे आ जाएगा 1 पे। नेगेटिव एज मिलते ही Q1 कर जाता है टॉगल। अब ये वाली स्टेट कैसी है,
यूज्ड है ना, ये 2 है ना, 0 1 0 माने 2, तो अनयूज से किस पे आ गए, यूज्ड पे। तो चलो भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली लेके चलो, अगली अनयूज्ड स्टेट। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा, देखो क्योंकि 2 के आगे मुझे पता है क्या आएगा, 3 4 0 यही चलेगा। बट मुझे ये देखना है क्या ये अनयूज से यूज पे अपने आप आ रहा है, तो यहां अपने आप आ रहा है यूज स्टेट पे। अब ले लो 6 वाली भी अनयूज है ना, 1 1 0 क्लॉक एज आया। Q2 का नेक्स्ट स्टेट Q2 बार, Q2 बार तो 0 है, आगे कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। Q0 Q2 बार यानी 0, Q0 बार यानी 1, 0 इंटू 1 0। यहां कोई एज नहीं आया, अगर कोई एज नहीं आया तो Q1 नहीं बदल सकता, ये रहा सेम। ये फिर से क्या आ गया, 2 आ गया, तो फिर से क्या है, यूज्ड स्टेट है। अगली अनयूज्ड ले लो, अगली अनयूज्ड क्या है, 7। अगली अनयूज्ड स्टेट है 7, 1 1 1। तो नेक्स्ट स्टेट Q2 की, Q2 बार, जैसे ही Q2 बार हुआ वो 0 हो जाएगा, आगे Q1 Q0 लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। Q0 की Q2 बार यानी 0, Q0 बार यानी 0, 0 इंटू 0 0। ये आ गया नेगेटिव एज, नेगेटिव एज आते ही ये टॉगल कर गया, 0 आ गया। अब ये स्टेट क्या हो गई, 0 हो गई, ये वाली स्टेट भी है यूज्ड, क्योंकि 0 से 4 तक की यूज्ड है ना। तो अब इसमें देखो जब कभी अनयूज्ड स्टेट आ रही है, अनयूज्ड स्टेट आते ही वो किस पे जंप कर जा रहा है, यूज्ड स्टेट पे। तो इसका मतलब इसके अंदर लॉकआउट प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ आ रही है। अगर इसका कंप्लीट स्टेट डायग्राम बनाओगे तो हम ये बोलेंगे, देखो स्टेट डायग्राम कैसा था, 0 1 2 3 4 और फिर 0। अब अगर तुम पहुंच गए पांचवे में तो किस पे जंप कर रहे हो, 2 पे। पांचवे में जाते ही हम आ जाते हैं 2 पे। अगर छठे में पहुंच रहे हो तो भी 2 पे, और अगर सातवें में पहुंच रहे हो तो 0 पे। इसका मतलब इसके अंदर लॉकआउट प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी कोई अनयूज्ड स्टेट आती है इट विल ऑटोमेटिकली जंप टू द यूज्ड स्टेट एट द नेक्स्ट क्लॉक एज। ठीक है, तो इसके अंदर मैपिंग इस तरह से की गई है कि अनयूज्ड स्टेट को खाली ना छोड़ते हुए इन्हें किसी यूज्ड स्टेट पे मैप किया है। तो ये वाला लिख लेना, दिस काउंटर डज नॉट सफर, दिस काउंटर डज नॉट सफर from lockout problem, from lockout problem because each unused state is mapped to one of the used states, is mapped to one of the used states। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि लॉकआउट का कोई इशू नहीं आने वाला है यहां पे। अब हाइब्रिड काउंटर में देखो मैंने कुछ नहीं किया सिंक्रोनस की तरह है, बस मैंने क्या ध्यान रखा है कि Q1 के लिए क्लॉक है Q0, तो जब तक Q0 में नेगेटिव एज नहीं आएगा Q1 की स्टेट को मैं सेम रखूंगा। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, हाइब्रिड काउंटर हैज टू बी ट्रीटेड, hybrid counter has to be treated as a synchronous counter, but we cannot change the state of the flip flop, but we cannot change the state of the flip flop या state of asynchronous flip flop until edge arrives at its clock input,
तो जब तक इसकी क्लॉक पे क्लॉक का एज ना आ जाए, किसका एज, Q0 का, तब तक इसका आउटपुट चेंज नहीं करोगे, बट निकालना सबके अंदर नेक्स्ट स्टेट तुम्हें पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन निकाल लो, बट चेंज तब करना जब जैसे यहां मिल जाए नेगेटिव एज। अगर नेगेटिव एज मिला तो चेंज किया, नहीं मिला तो सेम रखा। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिड काउंटर को भी डील कर सकते हैं। इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जो कंसेप्ट तुमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में पढ़े हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इसका भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये बात क्लियर होती है? तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि काउंटर को डील कैसे करना है, रट के कुछ नहीं जाना। एसिंक्रोनस काउंटर में सीधा अप डाउन देख करके निकाल लोगे, और सिंक्रोनस के अंदर नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिख के सीधा टेबल बना देना, मॉड निकल आएगा। तो अब मेरे हिसाब से तुम्हें एनालिसिस भी क्लियर है काउंटर का, डिजाइनिंग पार्ट भी क्लियर है, ठीक है। अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो एक बार उस रिस्पेक्टिव वीडियो को दोबारा देख लो, जो डाउट आता है वो डाउट अपना क्लियर कर लो। लेकिन काउंटर सीक्वेंशियल सर्किट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके अंदर अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो चीज नहीं समझ आई है उसको क्लियर करो, ठीक है। चाहे तो फिर कोई बुक पढ़ के क्लियर करो, चाहे तो मुझसे पूछ करके क्लियर करो, लेकिन उस चीज को क्लियर करो। एक बार क्लियर हो गया तो काउंटर ऐसी चीज है जिसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एज लॉन्ग एज तुम्हें फ्लिप फ्लॉप के बारे में इंफॉर्मेशन है, काउंटर के अंदर इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है अपने फ्लिप फ्लॉप का, अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। तो काउंटर के बारे में इतनी ही बातें करेंगे हम लोग। बाकी जो अगला एप्लीकेशन होता है फ्लिप फ्लॉप का, वो अगली वीडियो में देखेंगे, जिसे एफएसएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो अगले थ्योरी वीडियो में आएगा, एफएसएम की बात करेंगे। लेकिन एफएसएम जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए काउंटर है। तो अगली एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक काउंटर का प्रैक्टिस अपना कंप्लीट करके रखना, तो सभी क्वेश्चन काउंटर के लग जाने चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।